अगर आप भी पढ़ के रखोगे तो और बेटर समझ आएगा। चलो, अब उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। इब्रिस को, इब्रिस की फैमिली देखो, फैमिली क्या थी? क्रूसीफेरे या ब्रासिकेसिए। क्रूसीफेरी फैमिली, राइट। कैबेज, ब्रोकली, ये सारी जो फैमिली है, राइट। अब अब इसको जब मैं पढ़ रहा था इस रेमेडी को, मुझे जो पता था इस दवा दवा को, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, मैंने जो इसको यूज किया है सिर्फ यूज किया था एडन सेंसेशन मेथड के ऊपर, कि जिसमें जो फीलिंग है वो क्या है, मैंने बताया था कि एक तो फ्लो रुक जाता है, वो वाली जो फीलिंग है। मगर अब जब मैंने इसको पढ़ा रेमेडी को विद दिस आई माइंड, स्पेसिफिकली इन हार्ट, हार्ट को अगर रख के कि कैसे ये डिफरेंशिएटेड है, अलग है बाकी दवाइयों से, हार्ट दवाइयों से, तो मुझे एक चीज तो इसमें समझ आई। अगर आप इसके अल्कोहल केमिकल्स देखोगे, जो इसमें केमिकल्स हैं, वो कार्डियो एक्टिव केमिकल नहीं। नोट किया तुमने रोमिता? है रोमिता? बत्तख गई थी। तो अगर इसको आप पढ़ना शुरू करोगे ना इस रेमेडी को, तो आपको क्या मिलेगा इसमें, कि इसमें जो इसका केमिकल है, बेसिकली इस रेमेडी का, दैट इज ग्लूकोसाइनोलेट। ये बेसिकली सल्फर कंपाउंड है, राइट। और इसकी जो क्वालिटी वो क्या है, इट इज ए बेसिक माइल्ड इरिटेटर, इरिटेट करता है ये, थोड़ी सी इरिटेशन कॉज करता है। और इसका हार्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टोपेंटस पढ़ा, हमने डिजिटलिस पढ़ी, हमने और भी मेडिसिन पढ़ी, तो उसका एक्शन किसके ऊपर था? हार्ट के ऊपर था। वो जो हार्ट मसल्स हैं, या वेस्कुलर सिस्टम है, या नर्वस सिस्टम है, उसकी मॉड्यूलेशन करते, राइट। जैसे रोवोल्फिया में हमने पढ़ा, रोवोल्फिया में पढ़ा, उसकी मॉड्यूलेशन थ्रू सीएनएस थी, रोवोल्फिया, राइट। अर्जुना की मॉड्यूलेशन थ्रू एंटीऑक्सीडेंट थी, फ्लेवोनॉइड्स के थ्रू, राइट। अगर इस रेमेडी को पढ़ोगे, इंग्लिश को पढ़ोगे, या इनके ग्लूकोसाइनोलेट्स को पढ़ोगे उसी परी में, तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली इट इज नॉट ए कार्डियो एक्टिव सब्सटेंस। ये कार्डियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। तो ये हार्ट के ऊपर कुछ नहीं करता एक्सेप्ट इरिटेशन। और इरिटेशन हेल्दी हो सकती है, सोच के देखो। अगर कोई सब्सटेंस है जो इरिटेट कर रहा है, कैन इट बी हेल्दी बच्चों? नहीं। नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती। नहीं सर। हम्म। अब देखो इसमें क्या है, मुझे भी ये लग रहा है कि यार, अगर ये इरिटेशन कॉज करता है, अगर ये डैमेज कॉज करता है, फॉर एग्जाम्पल एक साइटोटॉक्सिक, आप कह सकते हो इसको, कि जो सेल को डैमेज करता है, अगर ऐसा सब्सटेंस है, तो ये कैसे उसको हेल्प करेगा? देन मैंने जब उसको और थोड़ा सा स्टडी किया कि इसके पीछे एक्शन क्या हो सकता है, बेसिकली सिर्फ ये नहीं, और रेमेडीज जो कार्डियक रेमेडीज हैं, उसमें कहीं बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो साइटोटॉक्सिक है, थोड़े से टॉक्सिक, जो बेसिकली टॉक्सिन है इन लार्जर डोजेज, और स्मॉलर डोजेज में वो सिर्फ इरिटेंट है। और अगर वो इरिटेशन है तो वो क्या करते हैं, आपने वो पढ़ा होगा, हार्मोटिक एक्शन। वो क्या होता है हार्मोटिक एक्शन? किसी को आइडिया? सर एक मिनट रिपीट करना, कौन सा एक्शन? हार्मोटिक, HORMETIC। देखो, हम जब वर्कआउट करते हैं तो क्या करते हैं? जब आप वर्कआउट करोगे, तो अगर आप एक्सेसिव वेट पुश करोगे उसको, तो क्या होता है? उससे मसल डैमेज होता है, मसल टूटता है।
जब टूटता है तो वो रिपेयर होता है, जब रिपेयर होता है तो उसमें उसकी ग्रोथ होती है। तो ऑस्मोसिस को क्या कह सकते हैं, कहते हैं बायोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट द स्मॉल कंट्रोल्ड डोजेस ऑफ व्हाट अदरवाइज इज बेटर or toxin actually stimulate healing, resilience, and repair mechanism in the body. So it is a concept central to how many medicinal plants, including those used in homeopathy, function as a subtle but profound level. तो इसका जो एक्शन है वो कैसा है कि ये एक इरिटेशन कॉज करता है, उस इरिटेशन के रिस्पॉन्स में बॉडी जो है वो रिपेयर करती है उस सिस्टम, राइट। जैसे बहुत जगह मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल जो हमारी कुछ मेडिसिन है एट फूड फॉर्म, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करती है, उसके रिस्पॉन्स में डीएनए प्रोडक्शन और बाकी के नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसके कारण जो वेसल है उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर इस चीज का एक्शन लगा कि ये जो एलिमेंट है बेसिकली ये हार्मोनिक एक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन ए फ्रूट फॉर्म, उसकी उसके कारण यहाँ पर जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी रिपेयर होगी। दूसरा, अगर आप इसके सिम्टम्स को भी पढ़ो, फिर क्या क्या सिम्टम्स है इसमें, किसी को याद है? रोमिता तेरे को याद है सिम्टम्स? तो यही जो मैंने आपको बताए थे, कार्डियक डेबिलिटी है आफ्टर इन्फ्लुएंजा। हाँ सर हाँ बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंट जो सिम्टम है वो ये है कि हार्ट का एक्शन फील होता है उसे, मतलब हाँ, हार्ट का जो एक्शन है। हार्ट का एक्शन फील होता है और सर हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट में हम इसे देते हैं, हाइपरट्रॉफी एंड थिकनिंग ऑफ हार्ट। हम्म। अब देख इसमें जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे क्या मिला, दो तीन चीजें इसमें बहुत कॉमन है। एक, अवेयरनेस ऑफ द हार्ट, इतनी पेल्पिटेशन जो बाहर से नजर आए, राइट, बाहर से भी नजर आए, अगर आप हाथ भी रखो तो उसमें सिम्टम्स कई जगह लिखा हुआ है जिसमें हाथ भी आपको ऐसे फील हो जैसे ऐसे फील हो रहा है। साथ साथ में क्या है, साथ में है एक्साइटमेंट, राइट। एक्साइटमेंट के साथ में क्या है, पर्सपिरेशन विद कोल्ड स्वेट ऑन द फेस। देखो रूब्रिक देखो, माइंड एक्साइटमेंट एक्साइटेबल विद कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन द फेस। सिर्फ एक ही मेडिसिन है एंटीसेम्ब्रा, और एडिशन भी नर्व की है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, राइट। उसके साथ और क्या आता है देखो, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन, और साथ में पेल्पिटेशन, जो अभी तूने बताया कि बहुत सारी पेल्पिटेशन, और चोकिंग इन द थ्रोट आफ्टर वॉकिंग। तो वॉकिंग के बाद जो थ्रोट है उसमें चॉकिंग, स्ट्रॉन्ग पेल्पिटेशन, ये सारे सिम्टम है इसमें। तो अगर इसमें इसको आप अच्छे से एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये जो रेमेडी है बेसिकली, इस रेमेडी में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो डायरेक्टली हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये रेमेडी कर क्या रही है? तो जब मैंने तीन चार लिटरेचर पढ़े तो मुझे ह्यूजेस का रेफरेंस मिला, ह्यूजेस या हील्स दोनों में से एक का रेफरेंस मिला। उसने ये चीज भी मेंशन की हुई है कि बेसिकली इब्रिस एम्ब्रा जब पैथोजेनेसिस कॉज करती है, उसकी पैथोजेनेसिस डायरेक्टली ऑन हार्ट नहीं है, उसकी पैथोजेनेसिस किसके थ्रू होती है, थ्रू थायराइड। थायराइड डिस्टर्ब होता है, जब थायराइड डिस्टर्ब होता है उसके कारण, थायराइड हाइपर फंक्शनिंग के कारण ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो इनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण ये सोमैटिक एंड जो ये चेंजेस जिसमें पेल्पिटेशन की वगैरह सारी आती हैं। अगर आप देखोगे, देखो क्या लिखा हुआ उसमें, हेल्स ने लिखा हुआ है कि मेनी ऑफ द सिम्टम्स जो हाइपरथायराइड के हैं वो शो करते हैं जैसे ऑटोनॉमिक ओवर ड्राइव है पेशेंट में, जिसके कारण कॉन्शियसनेस ऑफ द हार्ट एक्शन, इंक्रीज्ड एक्शन ऑफ द हार्ट, palpitation plainly visible on the whole chest, pulse with a peculiar double beat, frightened and indefined dread, इसमें एंजाइटी आ रही है, cold sweat on the face। तो उसने क्या बोला है, इट रिफ्लेक्ट्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्साइटेशन सीन इन द थायराइड हाइपरफंक्शन। याद करो, जब क्लास में मैंने आपको बोला था कि ह्यूजेस, और पर्टिकुलरली ह्यूजेस, वो बिलीव नहीं करता है उसमें पोटेंटाइजेशन में। तो उसका मेन एक्शन क्या रहता है,
केमिकल बॉडी पे कैसे काम करते हैं। और उसने इसका बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि बेसिकली इट क्रिएट्स एन ऑटोनॉमिक नर्वस एक्साइटमेंट व्हिच इज सीन इन द थायराइड हाइपरफंक्शन leading to tachycardia and palpitation and emotional liability and anxiety with cold sweat and tremors. Since no cardioactive alkaloid, इसमें कोई cardioactive alkaloid नहीं है, इसलिए ये सजेस्ट करता है इट इज ए फंक्शनल डिसरेगुलेशन ड्यू टू थायराइड मीडिएशन। तो जब भी आप इब्रिस एम्ब्रा यूज करोगे, बेसिकली जहां जो पेशेंट है जिसमें ये वर्क करेगी, ये उसमें वर्क करेगी जिसमें डायरेक्ट कार्डियक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कार्डियक सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? कार्डियक सिम्टम्स आ रहे हैं ड्यू टू जो थायराइड में ये कॉमन है, पेल्पिटेशन के नहीं है। एनीबॉडी? यस सर, हाइपरथायराइड में हाइपोथायराइड में क्या होता है? पैल्पिटेशन होती है, फाइन ट्रेमर्स होते हैं, हाँ हाँ मेंटल एक्टिविटी ज्यादा, कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ हाँ हाँ। देखो ना क्या होता है जब टू मच ऑफ द हाइपोथायराइड हार्मोन अगर जाएगा तो क्या आएगा? ओवरड्राइव होती है सिस्टम में, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पंपिंग हार्डर हो जाती है और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अगर ये हो जाएगा तो क्या होएगा? अगर ये होगा तो क्या होगा? सब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। नहीं, मेटाबॉलिज्म के साथ पहला अगर ये हो रहा है, पंपिंग हार्डर हो रही है, तो क्या इंक्रीज वर्कलोड हो जाएगा हार्ट के ऊपर। हार्ट फोर्स करेगा, हार्ट फोर्स हो जाएगा बीट फास्टर करने के लिए और हार्डर करने के लिए। तो ये क्या करेगा? बियर आउट करेगा ओवर द टाइम। ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। मोर ब्लड मतलब मोर प्रेशर। अगर मोर प्रेशर है इसका मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर्स विच विल लीड टू डायलिटेशन, है कि नहीं? तो ओवर द टाइम क्या होएगा? जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, इसीलिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। है ना? और थायराइड, और साथ में थायराइड क्या करता है, दूसरा एलिमेंट क्या करता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है उसको, क्या बोलते हैं उसको, बीटा एंड्रोजेनिक सेंसिटिविटी, जिसके कारण वो मोर सेंसिटिव हो जाएगा एड्रेनलिन को। उसके कारण दूसरा रिस्पॉन्स फिर आना शुरू हो जाएगा, फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी हार्ट रेट, जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो पोटेंशियल हाइपरट्रॉफी में देर इज ए चांस हो जाएगी कि पोटेंशियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसकी। तो इस रेमेडी में बेसिकली जो डायलिटिक मायोपैथी है, जहां जो इसमें हाइपरट्रॉफी आ रही है इब्रिस एम्ब्रा में, वो डायरेक्ट कार्डियक इश्यूज की नहीं है, इसको याद रखना अपने यूज करने के लिए इसको। इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? थायराइड हाइपरथायराइड, पर्टिकुलरली थायराइड ओवरड्राइव, जो कि थ्रू दिस पैथोजेनेसिस वो हार्ट में पेल्पिटेशन कॉज कर रही है। तो पेशेंट तो यही सिम्टम लेके आएगा आपके पास कि बहुत पेल्पिटेशन होती है, ठंडे पसीने आते हैं, मैं मूव नहीं कर पाता, अगर मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ तो मुझे सांस चढ़ने लग जाता है, लीस्ट एक्सर्शन मूवमेंट, उठ के बैठना भी तो उसको पेल्पिटेशन होने लग जाएंगी, सांस चढ़ने लग जाएगा। तो वहां पर मेन ये रेमेडी की इंडिकेशन आती है इब्रिस एम्ब्रा, जहां पर आपको ये दो कॉम्बिनेशन, आर यू गेटिंग इट? ये चीज बाकी दवाइयों से अलग है इब्रिस एम्ब्रा। तो इब्रिस एम्ब्रा इज नॉट ए डायरेक्टली कार्डियक, उसका नहीं मिलेगा आपको। हार्ट नहीं इन्वॉल्व होएगा पहले, हार्ट बाद में। जैसे कितनी रेमेडीज में हम पढ़ते हैं ना कि किडनी की प्रॉब्लम आई पर सबसे पहले हार्ट रिजल्ट्स इनटू द किडनी। तो उसकी जो पैथोजेनेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले डायरेक्टली हार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें पहले थायराइड की मॉड्यूलेशन आएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म में जाएगा पेशेंट। वो चेंजेस पहले हैं, उसके बाद एज ए कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने आपको बताया उसकी फिजियोलॉजी के थ्रू वहां पर इसमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण जो फर्दर उसकी हार्ट की वॉल्स वो सारा कुछ इनलार्ज जाएंगी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आएगी। और इसका जो केमिकल है वो क्या करेगा, वो इरिटेंट करेगा, जिसके प्रोसेस में जिसके प्रोसेस में एक रिपेयर वर्क चलेगा हार्ट में, वहां पर इस मेडिसिन का रोल रहेगा। एजुकेटिंग।
और इसीलिए इस मेडिसिन में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, ओवर ड्राइव के कारण। हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि वो पुश करेगा एड्रेनलिन को, स्ट्रांगली सेंसिटिव हो जाएगा, इसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। इसीलिए अगर आप फाटक पढ़ोगे तो आपको जो पहला सिम्टम मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट भी कैसी है? जिसमें हमें मालूम नहीं है क्या हुआ। देखो इसके मैं आपको रूब्रिक्स बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। इसमें रहेगी कांस्टेंट डिजायर टू ड्रॉ ए लॉन्ग ब्रेथ विदाउट रिलीफ। इग्निशिया जैसे इसमें बहुत सारी साइंग रहेगी, बहुत सारी साइंग, राइट? रेस्पिरेशन डीप विदाउट रिलीफ, एनी रिलीफ। और इसमें फील एज इफ फ्राइटेंड, इनडिफाइनेबल ड्रेड विद ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग के साथ कैसी एंग्जाइटी है? एंग्जाइटी इसकी कैसी है? इनडिफाइनेबल, बता नहीं पाएगा हुआ क्या है, चल क्या रहा है, ये वो नहीं बता सकता, राइट? एंग्जाइटी विद पेल्पिटेशन, स्लीप और एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, फ्राइटेंड। और मैंने आपको रुब्रिक बताया था, एक्साइटेड फ्राइटेंड फीलिंग विद अ कोल्ड स्वेट ऑन द फेस। और ऐसे ही फियर्स वगैरह इसमें, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन, थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन, राइट? रेस्पिरेशन अस्थमेटिक विद हार्ट कंप्लेंट, और पेल्पिटेशन, ये सारी चीजें। और पेल्पिटेशन में देखो क्या है? पेल्पिटेशन विद वर्टिगो एंड चोकिंग इन द थ्रोट आफ्टर वॉकिंग, राइट? ये सारे सिम्टम। तो इसको आप ऐसे याद रखो, ये बेसिकली इसके बैकग्राउंड में थायराइड एक्टिविटी चल रही है, जिसके कारण ये सारा हो रहा है। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक ऑफ हार्ट विद द कार्डियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ इसका लिंक नहीं। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। समझ आ गया? देखो इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको मटीरिया मेडिकास डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ोगे ना, तो जगह जगह एक चीज मेंशन है। उसमें लिखा हुआ है कि पेल्पिटेशन, एंजाइटी, रीचिंग एट होम, ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। होम या चर्च, जैसे जब गेट पर आते हैं, दरवाजे पर आते हैं, तो एंजाइटी आ जाती है, रास्ते में एंजाइटी नहीं आ रही। ऐसा पढ़ा किसी ने? तो नहीं। ऐसा पढ़ा नहीं? बताओ बताओ। ऐसा रेफरेंस कहीं पे पढ़ा? खाना ही बोल दिया करो। ऐसा है, मैंने आपको ढूंढ के भेजता हूँ ये चीज, ये सिम्टम कहीं लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, ये सिम्टम उन्होंने कहाँ से उठाया? ये सिम्टम उठाया उन्होंने हेरिंग से, राइट? अगर इसको पढ़ना शुरू करोगे, ये सिम्टम उठाया उन्होंने हेरिंग से। हेरिंग से ये सिम्टम ऐसा जो लिखा हुआ है, उन्होंने उठा के किसी मटीरियल मेडिका में डाला। मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा कि कहाँ लिखा हुआ। अगर अगर आप उस रूलिंग को ध्यान से, जब हेरिंग उसको लिख रहा है बेसिकली, वो लिखना क्या चाह रहा है, वो क्या शो कर रहा है कि डोज लेने के बाद क्या क्या चेंजेस है। तो वो क्या बता रहा है कि डोज लेने के बाद, जब उसने डोज लिया उसके बाद पूरे रास्ते उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो चर्च में एंटर किया, उसने कहा वॉक टू द चर्च एंड ही फेल्ट नो इफेक्ट फ्रॉम द ड्रग till he entered the building, when there came a tingling and numbness commencing in the finger of the left hand, which gradually extended. उसने क्या बोला कि जब ये मेडिसिन दी है, उस पेशेंट, उस प्रूवर में कोई सिम्टम नहीं आया ड्रग का, अनलेस एंड अनटिल जब वो चर्च में एंटर करने लगा तो उसके एक हैंड में
टिंगलिंग स्टार्ट हुई और पूरी बाजू में पेन होनी शुरू हो गई और ये सारे सिम्टम। बेसिकली उसका रेफरेंस यहाँ पर क्या है, वो ये बताना चाहते हैं कि इतनी देर बाद इस मेडिसिन का एक्शन आया। वहां पर चर्च का एंट्री गेट, घर का गेट, एंट्री करने वाला सिम्टम्स वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो सिर्फ टाइम फ्रेम बता रहा था। पर 2-3 जगह मुझे रेफरेंस मिला, मैं ढूंढ के आपको डाल भी दूंगा, जहाँ पर ये चीज मेंशन की गई हुई है गेट में, घर के गेट में एंट्री करनी, जहाँ एंटर करते हुए उसको एंजाइटी होती है और पेल्पिटेशन आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मिस जजमेंट है जिसने भी वो लिखा हुआ था। तो जब भी, इसीलिए मैं बार बार आपको रेफरेंस देता हूँ कि जब भी आप किसी प्रूविंग कोई सिम्टम पढ़ते हो तो उसका रेफरेंस जरूर देखा करो कि वो आया कहाँ से। उसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया होगा प्रूवर की अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्ड्स में, वहां से आपको वो रियल में समझ आएगा इसका मतलब क्या है। आर यू गेटिंग इट? और इसका एक सिम्टम जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जब इसको एक्यूट कंडीशन आती है तो इसको पुरानी सारी बातें जो भूली हुई है वो याद आ जाती है, माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये चीज आप इसमें याद रख सकते हो। रेस्ट इसमें सिम्टम्स जो है वो इतने और इम्पोर्टेंट नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं। सैडनेस है, साइंग है, ये सारा कुछ, और ग्रीफ के साथ भी साइंग है, और डीप ब्रीथ करने की डिजायर है, राइट। पर मेन सिम्टम इसका वही है जैसे रोमिता ने बताया, पेल्पिटेशंस, बहुत ज्यादा पेल्पिटेशन, इतनी कि विजिबल पेल्पिटेशन, राइट। पर जो याद रखने वाली बात है कि इसमें कोई कार्डियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है इस मेडिसिन में, तो इसका डायरेक्ट एक्शन ऑफ हार्ट जैसे स्टोपेंथस, डिजिटालिस, बाकी की दवाइयां हम पढ़ते हैं वो नहीं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि रोवल्फिया में सीएनएस मॉड्यूलेशन के थ्रू होता है, राइट। जैसे फ्लेवोनॉइड्स हैं, जैसे अर्जुना में पढ़े हमने फ्लेवोनॉइड्स, राइट। वो क्या करते हैं, वो एक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं जिसके कारण एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आता है, राइट। ऐसे ही एल्कोलॉइड जैसे रोवल्फिया वगैरह है उसमें हमने पढ़ा कि वो सीएनएस मॉड्यूलेशन के थ्रू करते हैं। ऐसे ही ये ब्रिस्क, मस्टर्ड और ब्रोकली ये सिर्फ इरिटेट करता है, और इसके मेन सिम्टम जो गाड़ी आ रहे हैं, जो पेल्पिटेशन, ठंडे पसीने, और जो बहुत ज्यादा उसको एक्साइटमेंट, पेल्पिटेशन, घबराहट, एंजाइटी, अनडिफाइनेबल एंजाइटी आ रही है, वो ड्यू टू थायराइड मॉड्यूलेशन आ रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन में हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीज को आप याद रखोगे, कभी भी आपको ऐसा पेशेंट मिले जिसमें ये प्रोसेस आपको नजर आए, ये पैथोजेनेसिस नजर आए, ये पैथोजेनेसिस एब्रिस की पैथोजेनेसिस, राइट। और समटाइम आपको वो स्टेट में मिल जाएगी जो मैंने आपको बताई है उसी पर ही, जिसमें वो पेशेंट बोलेगा उस चीज का कि जो फ्लो चल रहा था वो रुक गया, राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, तो वो ये बोल सकता है आपको, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसमें सिम्टम क्या है, साइंग है, उसको गहरा सांस लेना पड़ रहा है जिसमें वो सांस आ नहीं रहा उसको, राइट। पर वो जब गहरा सांस भी लेता है उससे भी उसको आराम नहीं मिल रहा, तो उसकी जो अब हो सकता है जब पेशेंट को आप पूछो कि बड़ी योर एक्सपीरियंस इन दिस कंडीशन, तो ये बताए ऐसे लग रहा है जहां पर कुछ रुका हुआ है, जिसके कारण मेरा सांस ऊपर को नहीं जा पा रहा, या सांस नीचे को नहीं आ जा पा रहा। और अगर ये जो रुका हुआ लग रहा है मेरे को, जिसके कारण साइन हो रही है और जो ऑब्स्ट्रक्शन लग रही है उसको थ्रोट में, अगर वो निकल जाए तो मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी एंड आई फील बेटर। ये क्रूसीफरी फैमिली का सिम्टम रहने, ये क्रूसीफरी की सेंसेशन कि जहाँ पर फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ से भी अगर ऐसा ये कॉम्बिनेशन आपको मिले तो डेट श्योर क्रूसीफरी ब्रिस एमरा आप लीजिए, तो पेशेंट को रिजल्ट आएगा। कोई क्वेश्चन? फिर आइवेरियस जो है टिंचर यूज करते हैं कि जैसे आपने जो से बताया कि अगर वैसे हमें फैमिली जैसे। मुझे मुझे बेटा सुना नहीं। सर आइवेरियस ज्यादातर जैसे टिंचर में देते हैं या फिर जैसे आपने बताया कि अगर सेंसेशन है वो वाली फैमिली वाली दे तो हम सकते हो, 30 या 200 में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो आप। इसको आप 30 में भी दे सकते हो। देखो इसका जो इसका एक्शन है बेसिकली, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हार्ट इसका प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो रिपेयर करना है वो क्या करना है, वो डीपर है, जो कि थायराइड नर्वस सिस्टम है। तो थायराइड के कारण नर्वस सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, आपने वो रिपेयर करना है। यहाँ पर जो मुझे लगता है पढ़ने के बाद जो मुझे लगा
जो इब्रिस है वो ज्यादा काम करेगी 6:30 में, ये उसमें ज्यादा वर्क करेगी। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं आप 200 में भी जा सकते हो, 1 में भी 1 में भी जा सकते हो। तो जैसे ही हाइपरथायराइडिज्म में इंप्रूवमेंट आएगी, ओवरऑल इसके सारे ओवरऑल सिम्टम पेल्पिटेशन वगैरह सब में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये उसके कारण। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर, मतलब सर अगर हाइपरथायराइड किसी पेशेंट को है उसके बाद हार्ट इन्वॉल्व हो गया जैसे डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी, या फिर थायराइड की वजह से हाइपर एक्टिविटी करती। हाँ, अगर हार्ट, अभी ये भी तो हो सकता है ना, अभी हार्ट इन्वॉल्वमेंट की स्टेज ही नहीं आई है, उस तरफ जा रहा है पेशेंट, राइट? जा कैसे रहा है? सिम्टम्स यही देगा, पेल्पिटेशन, घबराहट, विजिबल पेल्पिटेशन। तो जो इसकी इंडिकेशन है, जो इसकी प्रूविंग के सिम्टम है, विजिबल पेल्पिटेशन, ना बताने वाली एंजाइटी, राइट, स्टिंगी डिस्चार्जेस भी है इसमें, वो सारे सिम्टम भी गाइड करेंगे आपको। पर ये पीछे की पैथोजेनेसिस आपको याद रहनी चाहिए। यस सर। कोई डाउट है बताओ मुझे अभी भी। रोमिता, क्या लगता है तुझे? सर ये बात समझ आ गई कि अगर प्राइमरी थायराइड इफेक्ट होगा और उसके बाद हमारे को हार्ट प्रॉब्लम आती है तो भी हम इबेरिस सोच सकते हैं। हाँ, तो भी सोच सकते हैं, ठीक है ना? तो भी सोच सकते हैं अगर अभी हार्ट की आई नहीं है और पेल्पिटेशंस हैं थायराइड के बाद, और पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस है, सिम्टम दे रहा है ये वाले, अभी अभी पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, फिर भी आप दे सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बाद क्या होने वाला है। क्योंकि जो सिम्टम कॉम्बिनेशन है, विजिबल पेल्पिटेशन, डीप साइन, राइट, और अनएक्सप्लेनेबल एंजाइटी, अगर ये तीन चीजें आपको पेशेंट में मिलती हैं विद हाइपर थायराइडिज्म, तो ये इंडिकेशन एवरेसम रखी, along with the stringy discharge and all that जो उसके साथ और भी है, राइट। और अगर आपको उसकी स्टेट में ये चीज मिल जाती है कि वो ऐसे फील करता है जैसे रुकावट हो गई, वो रुकावट कोई पर्सन भी कॉज कर सकता है, वो रुकावट उसके हेल्थ भी हो सकती है, कि बार बार जो डिजीज आ रही है वो मेरे फ्लो को रोक रही है, पेशेंट ऐसे भी बोल सकता है कि ये जो बार बार डिजीज आ रही है जो मेरे फ्लो को रोक रही है। जैसे मेरे एक पेशेंट ने क्या एग्जांपल दिया था, जब मैंने उसको बोला कि व्हाट डू यू फील इन दैट सिचुएशन जब ये बार बार प्रॉब्लम आती है, कहते भैया आपने वो हर्डल रेस देखी है, वो जो, ये वैसे हैं कि बीच बीच में हर्डल्स आ रहे हैं, कि आपका एक नॉर्मल जो फ्लो है वो नहीं कर पा रहे हो, आपको हर बार जंप करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो टाइम है वो लूज हो रहा है। तो मेरी जो डिजीज है वो क्या कर रही है, मेरा टाइम उसमें खराब कर रही है, जिसमें जो मेरी एक नेचुरल फ्लो में मेरी डेवलपमेंट होनी है, जो मैंने ग्रो करना है, मैं वो ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उसको हिंडर्ड लिया, कि हिंडर्ड बाय दिस मलेरियल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि मलेरियल म्याजम में होता है। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल इब्रिस का आपको दिया था, कि उसको लगता था कि नदी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से उसका पूरा घर, उसको ऐसे लगता था कि वो आज भी आए थे पेशेंट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, मेरे इधर घर के पास ही रहते हैं, उनको वो बहुत ज्यादा डर गए थे, वो तो उसकी मेडिसिन लेने आए। तो ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, तो आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए उसका। क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन है बताओ, नहीं तो